चलिए, नहीं नहीं यार, मतलब बच्चों के साथ होली खेलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना भाई? क्या है, कलर कान में चला गया, आवाज नहीं आ रही कुछ। नहीं, ठीक है। तो आइए, अब हम लोग देखते हैं बच्चे, एक सेक्शन 38 हेडिंग डालिएगा। सेक्शन 38। हाँ जी, क्या कह रहे दोस्त? 3838। अभी भी नहीं समझ आया? 38। 38 समझने के लिए ना, थ्योरेटिकल भी है थोड़ा सा, पर जो टेक्निकल चीज है ना कि आईटीसी कैसे फ्लो होता है, आप वो समझिए। नोट करवाऊंगा, देखना बच्चे। जैसे सपोज करो, अप्रैल मंथ है ये, 1 अप्रैल 25 से लेके 30 अप्रैल 25 तक। तो क्या मैं आपको बोल सकता हूं कि एक इंसान पहले, जो सप्लायर होता है, वो अपनी कौन सी रिटर्न भरता है? मंथली वाला जीएसटीआर वन कौन से दिन भरता है? 11 तक, 11/5/2025। बेटे, 11/5/2025 को वो जीएसटीआर वन भरता है। अब अगर मैं आपको बोलूं, जैसे ही वो 11 तारीख को भरता है ना बच्चे, तो क्या मैं कह सकता हूं सरकार के पास डेटा आ गया? अब सरकार क्या करती है कि सरकार जीएसटीआर 2 भी बना देती है। कौन सी तारीख को बना देती है? 12/5। यानी कि जब आप 11 तारीख को भरते हो, तो अगली तारीख क्या बन जाती है? स्टेटमेंट 2 भी। ध्यान से सुनिएगा। तो जीएसटीआर 2 भी पता है किस पीरियड को कवर करती है? जीएसटीआर 2 भी जो स्टेटमेंट होती है ना, वो पता है क्या कहती है? जीएसटीआर 2 बी कौन से दिन जनरेट हुई है? 12/5। तो वो ये कहती है कि मैं इस पीरियड से इस पीरियड की जीएसटीआर 1 को अपने साथ लेकर आई हूं। भाई तुम जीएसटीआर 1 भर दो तो ही तो 2 बनता है ना। अब एक बात बताओ, किसी बंदे ने जीएसटीआर 1 यहां भरी होगी, क्या वो भी कैप्चर हो जाएगी? हो जाएगी। यहां भरी होगी, वो भी हो जाएगी। यहां भरी होगी, यहां, अरे सर ये वाली भी हो जाएगी, हो जाएगी। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोग लेट भर रहे हो ना, है ना? तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि ये किस पीरियड से किस पीरियड तक की होती है। अब आप मुझे, मेरे को ध्यान से सुनना है, ये बड़ा टेक्निकल होता है, इसलिए मैं भी टाइम ले रहा हूं इस चीज पे। आपने अप्रैल में ड्यू डेट क्या होती है? अप्रैल में भी तो जीएसटीआर 1 की कोई ड्यू डेट होगी ना, जो मार्च वाले लोगों के लिए, है ना? 11 तारीख एग्जैक्टली, 11/5/25। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो जनरेट हुई है इस दिन, ये किस पीरियड से किस पीरियड की पकड़ती है? ना ना, 11/5 नहीं, डेट के ऊपर बहुत ज्यादा मैं टाइम लगा दूंगा, मेन 2B के अंदर यही टेक्निकल है। 12/5/25 से लेके, आई एम सॉरी, 12/4/25 से लेके 11/5/25 में, इस पीरियड में जिन लोगों ने भी जीएसटीआर 1 भरी है, तो उसका आईटीसी कौन से वाले डेट की जीएसटीआर 2 भी में आ जाएगा? देखो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता,
11 तारीख को हर कोई GSTR 1 भरता है जनरली, जनरेट कब हो रही है 12 को। तो एक बात तो तय है कि 12 को जो जनरेट हो रही है ना वो ये तो कैप्चर करेगा ही करेगा। अब आपको पीछे 1 महीने जाना है और 11 तक नहीं जाना, 12 तक जाना। फिर से बोलता हूं, हर बंदा 11 मई को अपनी GSTR भरेगा। तो क्या ये जो 11/5 की है, क्या ये 12/5 में दिख जाएगा? दिख जाएगा, आगे सुनिएगा। पर ये 1 मंथ के हिसाब से बनती है। आई मीन कि मैं सिर्फ क्या 11/5 की GSTR 1 जिन लोगों ने भरी उसको कैप्चर करूं बस? बेटे मैंने आप सबसे सामान खरीदा था, कोई बंदे ने यहां भरी, कोई बंदे ने यहां भरी GSTR 1, कोई बंदे ने यहां भरी। तो जब भी GSTR कौन से दिन निकली, 12/5 निकली ना, तो उसका डिफाइंड पीरियड होता है, एक दिन पहले का एंडिंग पीरियड होता है 11/5। ये समझ आया आपको पहले? और फिर मैं पीछे जाते जाते कहां तक जाऊंगा? सिर्फ और सिर्फ 12। सर 11 पे क्यों नहीं गए? क्योंकि बेटे वो 11 वाला तो अप्रैल वाले के लिए होगा ना, क्योंकि जब बंदे ने यहाँ पे भी तो हमारी GSTR 2 भी निकली होगी ना, तो उस टाइम पे 11 कवर हो जाएगा ना उसमें। मैं आपको थोड़ा सा आराम से समझाता हूँ। इसको एक बार हम ऐसे देखते हैं, अब आप एक बार देखिएगा। पहले मुझे बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, जैसे अब मैं ऐसे कोई भी रैंडम मंथ ले रहा हूं, 1 अगस्त 25, 31 अगस्त 25, इसकी GSTR 1 कब जाती है? 11/9। तो आप समझिए जो GSTR 2 भी जनरेट होगी, पहले समझो वो कौन से दिन जनरेट होगी। आई एम सॉरी, 12/9/25, पहले ये समझो इस दिन जनरेट हो। हर बंदा अपनी 2B के लिए वेट कर रहा होता। आज क्या तारीख है? 3 तारीख है। तो क्या अभी जाके मैं देखूंगा 2B जनरेट होगी? होगी नहीं होगी? मैं कौन सी डेट को जाके देखूंगा तो जनरेटेड मिलेगी? 12 तारीख। लेकिन फिर वो 12 किस पीरियड को कवर कर रही है? तो आप ये समझो कि 12/9 से एक डेट आप पीछे चले जाओ, क्योंकि 11/9 तो कैप्चर कर रहे हो नहीं कि लेटेस्ट ये वाला। लेकिन डेट कहां से स्टार्ट होगी इसकी? 12/8। इस पीरियड की सारी की सारी GSTR 1 जो लोगों ने भरी और जिसमें उन्होंने मेरा नाम लिखा, उसका ITC मुझे 12/9 को, यानी कि आप ये कह सकते हैं 11/9 से लेकर ये 12/8 से लेके, समझ रहे हो? अब कोई बंदा 6 महीने से जिसने GSTR 1 नहीं भरी, सोच के देखिए आप। मैंने उससे सामान खरीदा था अगस्त में, मैं बैठा हूं भाई GSTR 2 भी में इसका नाम क्यों नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा, वो 1 भर ही नहीं रहा वो। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो चलो ऐसे मानते हैं, अभी कौन से दिन 2B जनरेट करके लोग कंपनी देखेगी? अभी कौन से दिन? 12 मार्च। लेकिन मैंने तो आप सबसे सामान खरीदा था अभी, ठीक है? तो पर आप तो अपनी रिटर्न ही नहीं भर रहे, आप डिफॉल्टर हो। क्या मेरे 2B में दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। मैं आपको एक चीज और बोलता हूं, क्योंकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो रहे हो। अगर मैंने कोई चीज यहां पर बेची, मैं GSTR 1 की बात नहीं कर रहा, मैं बेचने की बात कर रहा हूं, तो क्या वो 12/9 में कैप्चर होगा? प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे तो समझ नहीं आएगा आपको ही, मैं भी उसको इजी करने के लिए आपको समझा रहा हूँ अभी। आप एक बार इसको फोकस से देखिएगा प्लीज। फिर से बोलता हूं मैं, ये जो मैंने यहां से लेके यहां तक ये जो सर्कलर सर्कल लगाया है, ये क्या है? कि मैं बेच रहा हूं या ये GSTR इस पीरियड की GSTR 1 कह रहा हूं उसमें? एग्जैक्टली, मैं ये बोलना चाह रहा हूं GSTR फाइल्ड इन दिस पीरियड। इस पीरियड में जो GSTR 1 भरी जा रही है,
उसका क्रेडिट 12/9 को मिल जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने पहले की GSTR 1 अभी भरी जा रही हो? तो जो 6 महीने पहले जो बंदे ने मुझे बेचा था, क्या मुझे उसका ITC मिल चुका होगा? नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा? वो ने 1 भरा नहीं, मेरा 2 भी अपडेट नहीं हुआ। लेकिन अब जब भरा, तो क्या मुझे 12/9 को ITC दिख जाएगा? दिख जाएगा। आई एम नॉट सेइंग व्हेन यू आर मेकिंग अ सेल, मेरे को आप बेच कब रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इस पीरियड में जो GSTR 1 भर रहा हूं, जो 6 महीने पहले की है, मैंने बेचा तो 6 महीने पहले का है ना। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो रिपोर्ट अब हो रही है, मेरी दुकान से एक्चुअल में कब जा रहा है ये मैटर नहीं कर रहा। रिपोर्टिंग कब हो रही है उसके बेसिस पर है। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो आप मुझे बताइए, अगर इस दिन किसी बंदे ने सप्लाई करी, तो क्या 12/8 को आपको, 12/9 को आपको ITC मिल जाएगा? नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट सप्लाई, इट्स अबाउट इस पीरियड से इस पीरियड तक GSTR 1 में रिपोर्ट करने के बेसिस पे ITC। ऐसे नहीं होता कि मैं बेच रहा हूं तो वो चीज। बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे? सोच के देखना। सर मैंने अगस्त में सामान बेच रहा हूं, सामान बेच रहा हूं, सामान बेच रहा हूं, तो क्या मैं 11/8 को ये जो सामान बेचा उसको रिपोर्ट करता हूं क्या? नहीं। अगस्त का तो रिपोर्टिंग सितंबर में ही होगा। हाँ, तो आप सोचिए, आप सिस्टम ना बहुत अच्छा बना, एक बार सोचिए। आपके दिमाग में है कहीं कि सर यहां से यहां तक क्या मैं 11/8 को दिखाऊंगा? नहीं, अगस्त का जो भी मैं सेल कर रहा हूं, आप मान के चलिए, ये देखो, ये जो भी मैं सेल कर रहा हूं वो मैं कौन से दिन रिपोर्ट करूंगा? और वो जो सब रेसिपिएंट है उसको 12/9 को ITC मिल जाएगा। तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? इस टाइम पे जो मैंने बेचा, अगर मैं उसे टाइमली रिपोर्ट कर रहा हूं तो उसे मिल जाएगा। आगे सुनिए, अगर मैंने 11/9 को नहीं भरी ना, मैंने भरी 15/9, तो क्या 12/9 के उसमें दिख जाएगा? उसको नहीं मिलेगा आइटम। फिर उसको कौन से महीने की मिलेगा? जो अगले महीने की जनरेट, जो अगले महीना जनरेट होगा ना, क्योंकि ये GSTR 1 उस पीरियड के अंदर फॉल करेगी। आप समझ रहे हो कि कैसा? थोड़ा सा टेक्निकल है थोड़ा। बताइए, आपको समझ आया बच्चे? इसको लिखवा देता हूं मैं। इफ GSTR डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई, if GSTR 1 is filed on 15/9/25 instead of 12/9/25, तो मुझे बताइए, और ये मंथ कौन सा है जी? अगस्त 25। ये तो आपको समझ आ ही रहा है ना, कौन से महीने की सप्लाई? मेरे को अगस्त की सप्लाई, 12/9 की जगह, सॉरी, अगस्त के महीने की सप्लाई कौन सी तारीख को देनी होती है? 11। पर मैंने कब जमा करी? 15। तो भैया GSTR 2 भी जो 12/9/25 को रिफ्लेक्ट होगा उसमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन GSTR 2 भी जो 12/10 को रिफ्लेक्ट होगा उसमें ये रिफ्लेक्ट होगा। मैं सिर्फ रिफ्लेक्टिव वर्ड यूज कर रहा हूं। कही कोई दिक्कत? सर फिर 12/10 को तो जो सितंबर की होगी वो भी दिखेगी और जो अगस्त की है वो भी दिखेगी ना। हाँ जी, बिल्कुल, अगर टाइमली भर दी तो, अगर दो दो रिटर्न उस टाइम भरी तो वो दिखेंगी। ठीक है।
अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम एक ऐसे रेसिपिएंट हो जो मंथली वाले से भी प्रोक्योर करता है और क्यूआरएमपी वाले से भी, तो अभी नहीं बोलूंगा, पहले एक बार नोट कर लो, मैं लिख के ही बोलना चाह रहा हूं। नोट कर लिया? लिख लिया बच्चे? ये बात समझिएगा एक बार। एक सप्लायर है और हम ना करंट मंथ लेते हैं। देखो जो अभी जो मंथ खत्म हो गया, वो कौन सा मंथ खत्म हो गया? February 26। तो जो मंथ है Feb 26 है, और ये बंदा नॉर्मल स्कीम में, और इसने किसको सामान बेचा? मिस्टर ए, जो कि क्या हो गया बच्चे? रेसिपी, है ना? तो अगर मैं तुमको एक छोटी, इसको अभी लिखना मत, एक बार मैं थोड़ा ग्रो करूंगा एग्जाम्पल को। ये बंदा अपनी GSTR 1 कब भरेगा? 11th 11th ऑफ मार्च। मार्च 26। इस बंदे की GSTR 2 भी कौन से दिन आ जाएगी? जिसमें इसने जो अपनी 1 भरी उसके हिसाब से इसके पास ITC पहुंचा। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, GSTR 2 भी किस पीरियड की GSTR 1 फाइल्ड कैप्चर करता है? 12/2/26 से लेके, ये आपको एकदम बढ़िया से समझ आ। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देयर इज वन मोर सप्लायर, और वो सप्लायर भी इसको सेल करता है, और ये क्यूआरएमपी भी। ऐसा हो सकता है ना कि एक रेसिपिएंट जो है वो दोनों से लेता हो। तो भाई February 26 में क्या ये GSTR 1 भरेगा? IFF भरेगा। हाँ। कौन सी तारीख को? 13 तारीख। तो ये जो ITC है, पर उधर तो GSTR 2 भी तो 12 को पब्लिश हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जब एक रेसिपिएंट दोनों से डेटा लेता है तो उसकी 2 भी फिर 12 को जनरेट नहीं होती है, 14th को, नेक्स्ट 14th को जनरेट हो। हाँ इसीलिए, क्योंकि ये बंदा दोनों, और अगर सिर्फ एक से ले रहा है तो भी 14। ठीक है ना? और आपको ये डेट्स ना पेपर में आने के चांस कम है, बट जो लिखा होगा ना आपको समझ तो आना चाहिए वो क्या बोल रहा है। ठीक है, सर तो ये एक बार फिर बता देना GSTR 2 प्लीज। भी कब होगी? 14/3/26। हाँ जी, क्या कह रहे दोस्त? सर एक बार फिर बता देना, ये समझ नहीं आया भाई एक मुझे। बात बता, जब ये 13 तारीख को भरेगा, तो भाई मैं इसको ITC की स्टेटमेंट तो 14 तारीख को ही बना के दूंगा ना। यस सर। तो बस 14 तारीख। अब ये पीरियड कौन सा कैप्चर कर रहा होगा? देखो, 13/3/26 तो लिखूंगा लिखूंगा। हम्म। ना ना, 12 से 13 नहीं होता, वो 14 से 13। 14/2, इस पीरियड में
आप चाहे GSTR 1 भर लो, चाहे GSTR, आई एम सॉरी, चाहे IFF भर लो। अब एक बात और रहेगी, सर इन दौरान वो 1A भी तो भरी जाती थी। हाँ तो बस ठीक है, अगर 1A भी इस दौरान कोई भी है तो आपको ITC 2 भी मैं दे दूंगा। अब आपको समझ आया होगा। बस आपको एक चीज बोलूंगा, GSTR 2B इज अ स्टैटिक स्टेटमेंट। स्टैटिक बोले तो ये चेंज नहीं होती। मैं आपको बताता हूं क्यों बोल रहा हूं मैं। आपने एक नाम सुना होगा 2A, और एक सुना होगा आपने 2B। ITC के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज के टाइम पे 2B है, जो मैंने अभी आपको समझाई। आप दोनों में डिफरेंस समझिए पहले। इस स्टेटमेंट को मैंने क्या बोले, स्टैटिक। एक बार प्रिंट हो गया, वैसे कोई बंदा दोबारा चेंज नहीं कर सकता उसको। इसका मतलब समझ आएगा आपको भी। 2A क्या होती है, रियल टाइम। रियल टाइम मतलब एग्जैक्ट, अगर ये बंदे ने अपना डेटा अपडेट करा ना, तो पुरानी वाली स्टेटमेंट को ही अपडेट कर देता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। ए ने बी को कोई चीज बेची 100 रुपए की, 10 रुपए का GST लगाया। इसके GSTR 2A में कितने का ITC आ गया, 10। 3 महीने बाद ए ने बोला अरे भाई मेरे से गलती हो गई भाई, तो मैंने तो इसको कुछ बेचा ही नहीं था भाई। तो क्या होता है, इसने जो स्टेटमेंट पहले निकाली हुई है ना, वो अपडेट हो जाती है अपने आप। मतलब मैं आज 2A निकाल रहा हूं ना, 6 महीने बाद अगर उसमें कोई चेंज करेगा तो मेरा पुराना वाला 2A अपडेट हो जाता है। फालतू की बात हो गई। मैं फिर से बोलता हूं, ये वाली बात हुई मान लो जनवरी में, तो 2A के अंदर 10 रुपए कब दिख रहे हैं, जैन में दिख रहे हैं। जून में मिस्टर ए ने क्या करा, रेक्टिफाई कर दिया इसको। बोला कि नहीं नहीं मैंने तो इसको कुछ बेचा ही नहीं। तो क्या होता है, देखो, तो ये बताएगा ना कौन से महीने का है। वो है जनवरी में, मैंने एक इनवॉइस दिखाया था जो था ही नहीं। तो बच्चों वाली बातें थोड़ा ना चल रही हैं। आप अगर आज बोल रहे हो ए, जून में ए ये क्लेम करता है कि मैंने बी को नहीं बेचा, तो क्या वो नहीं बताएगा कि मैंने जनवरी में एक इनवॉइस दिखाया था जिन्होंने बेचा है, पर वो मेरे से गलती से हो गया था, मैंने नहीं बेचा था। ये सारा डेटा जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो बंदे का 2A है ना, ये अपने आप निल हो जाए। और ये बहुत अजीब बात है। मतलब मैंने एक स्टेटमेंट निकाली हुई है, पर अगर मैं उसको 4 महीने बाद निकालूंगा तो हो सकता है वो अपडेट हो गई होगी। देखो ना, समझो ना। क्या इसने जून में दिखाया कि मैंने कुछ बेचा है इसको, तो आप समझिए इसका GSTR 2A यहां पे तो नील ही आ रहा होगा। और ये तो रेक्टिफाई कर रहा है कि ये तो वो जो रेक्टिफिकेशन टेबल होएगी कहीं ना कहीं कि भाई मैंने तो इसे बेचा नहीं था। तो GSTR 2A अभी की अपडेट नहीं होती, जिस पीरियड का इनवॉइस है वो अपडेट हो जाता था। तो आप सोच के सर देखिए, ऐसे तो एक बार सुनिएगा। अगर मैं आज GSTR 2A का प्रिंट निकाल दूं और फिर मैं 6 महीने बाद निकालूं, तो उसमें गैप आ सकता है सेम पीरियड का। मैं इसी पीरियड का निकाल रहा हूं। क्यों गैप आ रहा होगा, क्योंकि हो सकता है 2 महीने बाद अगर किसी बंदे ने क्लेम कर दिया उसने मुझे नहीं बेचा, तो मेरी आज की रिपोर्ट अपडेट हो जाती थी। लेकिन ऐसा 2B में नहीं होता। 2B को क्या बोला जाता है, स्टैटिक। भाई तूने उसको नहीं बेचा, कोई बात नहीं, जिस महीने में तू बता रहा है मैं उस महीने के 2B में इंपैक्ट दूंगा। पुराने बेसिस में इंपैक्ट नहीं चला जाता। बेटे आप सोच के देखिए ना, आप एग्जाम का पेपर दे रहे हो और अभी बोलूं अरे बच्चों तुमने 2 क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट क्वेश्चन को चेंज कर दो। बोले सर दिमाग चल रहा है सर हमारा, हमने उसको ITC लिया, हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप दोबारा अपडेट कर रहे हो। तो वने क्या करता था, उस स्टेटमेंट को आप जब भी निकालो, अगर कोई बंदे ने चेंज करा, पुराने पीरियड की वने का डेटा चेंज हो जाता। और आपको इतना ज्यादा नहीं जाना, आपको सिर्फ ये समझना है, ये बार बार चेंज होती रहती।
टू बी जो है ना, वो पुराने पीरियड की ऐसे चेंज नहीं होती, वो स्टेटिक है। तुमने एक बार अगर वो प्रिंट निकाल दिया, तुमने कौन सी तारीख को प्रिंट निकाला, 14 को, तुम अब 14 तारीख वाली ये जो स्टेटमेंट है, ये कभी भी निकाल लो, सेम मिलेगी। बताइए, क्लियर है? ये आपको समझ आना चाहिए कि इस चीज को क्या बोला जाता है, स्टेटिक, और दूसरा बच्चे रियल टाइम। नोट कर लिया बच्चों ने ये? कहाँ नहीं, चला? ये स्टैटिक टाइम वाला हाँ बचा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बताइए क्या डाउट? तो थोड़ा नीचे कर दो, अभी ऊपर वाला रहना है। नहीं सर, हो गया। इसका मतलब यही है ना सर, कि मैं पिछले वाले 2 वी में से आईटीसी क्लेम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, नया जो आईटीसी मिलेगा उसमें एडजस्ट कर दूंगी। एक बार फिर से बोलना भी, एक बार दिमाग नहीं लगाना मेरे अपने। मतलब 2 वी वो में हम नीचे कर आईटीसी देना। है ना, मिला होगा जब टू के उसने फिल बेसिस पे किया होगा। आईटीसी मिलता है जी। हाँ, तो उस टू बी टाइम में अगर तो उसको दिख दिख रहा भी रहा है, है अब तो। मैं अब मैं टू बी को ही इलैबोरेटेड अब आपकी स्क्रीन पे लेकर आऊं, टू बी के बेसिस पे मिलता है। हाँ, तो जब वो थोड़ा नया नीचे मान कर लो दो। रेक्टिफाई कर दी उसने, हाँ जी। तो मेरा जब उसने रेक्टिफाई करी तो मेरा आईटीसी गिरना चाहिए था। तो वो पुराना वाला नहीं गिरेगा, अभी जो नया आईटीसी मिल रहा होगा उसको कम कर दूंगा, ऐसा। केस बनाओ, एक बार फिर से बोलना, एक बार। देखो, एक पर्सन ने ना जनवरी में क्या बोला कि मैंने इसको सामान बेचा है, तो उसको आईटीसी 2 वी में अपडेट हो गया उसका। हाँ जी, ठीक क्योंकि है। उसने GSTR 1 भर दी होगी। ठीक है, भर दी। फिर उसने क्या किया, जीएसटीआर 1 ए भर दिया उसने, मान लो आगे मार्च में। ठीक है, और जीएसटीआर 1 जो था उस महीने का वो भी भरा। तो उसमें उसको जीएसटीआर 2 में भी कुछ दिखा। अब मान लो दोनों वो सौ सौ अब रुपए के अगर जो थे। उसने जो चेंज करेगा 2 महीने बाद, हाँ, तो वो अब जो टू बी जनरेट होगी उसमें से वो उसके चेंजेस वहीं दिखेंगे, पुराने वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मतलब मान लो पुराना वाला आईटी से मेरा 100 रुपए था, जो कि मुझे नहीं मिलना था। और नया वाला आईटी से 200 रुपए है, तो इसका सेटअप हो जाएगा ना, ये 200 और माइनस 100, 100 ही हाँ ठीक है ना मेरे हाँ को दो। हाँ। ठीक तो थोड़ा नीचे दिखा दो एक बार। हाँ, अच्छा एग्जाम्पल बन गया एक। कर लो तो सही है, वैसे जनवरी जून मंथ भी लिखा हुआ है और वो भी है। है जी बच्चे, लिख लिया? हटा दूं? अब ना कुछ आपको लिखने को दूंगा मैं। ये मैं फोटो डालता हूँ बस इस पर। रुको, फोटो डालूंगा इमेज की तो सही रहेगी।
बच्चों मैंने तुम्हें कुछ मार्क करके दूंगा, तो वो ना आपको घर जाके लिखना होगा, ठीक है? नहीं तो ना लंबा हो जाएगा, पता लगे वो खत्म ना हो फिर। मैं आपको शेयर कर दूंगा फाइल। और बस हमें सप्लाई बोलना वाले स्टार्ट। चैप्टर के भी नोट्स भेज दिए। सप्लाई वाले चैप्टर के भी नोट्स भेज दिए ना, वो नहीं भेजे थे आप? आवाज नहीं क्या कह रहे? सप्लाई वाले चैप्टर के नोट्स नहीं भेजे थे आपने, वो भी भेज यार दिया। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है भेज, चल ठीक है मैं भेज देता हूँ। सप्लाई अंडर जीएसटी। आइए बच्चों, ये देखिए सेक्शन 38, डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई एंड आईटीसी, कौन से सेक्शन में है जी? सेक्शन 38। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये जो 2A और 2B है, ये हम खुद इनपुट कर रहे हैं या ऑटो जनरेटेड है? ऑटो जनरेटेड, ठीक है। अब मैं आपके साथ 2B की बात कर रहा हूं, ये पूरा टेबल आपको बनाना पड़ेगा। देखो, ये जो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होती है ना, 2B वाली, ये ना दो हिस्सों में बटी हुई मिलती है रियल लाइफ। Details of invert supply in respect of ITC is available. Details of invert supply in which ITC is not available. यानी कि सर सेक्शन 38 ये कहता है कि आईटीसी जो है हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। याद होगा आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी बताया था आपको मैंने, किन किन केसेस में ना मिले, ये आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट में लिखा हुआ, ठीक है। पहला, अगर आपने किससे सप्लाई करी है, supplied from any registered person within such period of taking registration as may be notified। सरकार ने देखा था कि लोग नई नई रजिस्ट्रेशन लेके ना आईटीसी को लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे मैंने एक छोटी सी दुकान में रजिस्ट्रेशन ली, और मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक्चुअल में नहीं बेच रहा, मैंने 5 लाख का माल दिया, आपके लिए आईटीसी बन गया, मैं डिफॉल्टर में गाया, ढूंढते रहो मेरी दुकान। फिर मैंने 20 दिन बाद कहीं और कोई दुकान खोल दी किसी और के पैन कार्ड से, फिर 15 लाख का इनवॉइस बनाया कि मैं रजिस्टर्ड हूं, जीएसटी है, मैंने तो पे नहीं करा, आपने आईटीसी ले लिया। तो सरकार को समझ आया कि भाई जो नए नए रजिस्टर्ड हैं उनको हम रोक सकते हैं, ठीक है बच्चे। By any registered person who has defaulted in payment of tax and where such default continues for such period as may be prescribed। आपको ज्यादा नहीं जाना, अगर तुमने एक ऐसे बंदे से खरीदा है जो जीएसटी जमा नहीं करता है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है? बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन द आउटपुट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तुमने किस इंसान से खरीदा है? पहली बात तो ऑब्वियसली क्योंकि तुम्हें आईटीसी तभी मिल रहा होगा क्योंकि वो बंदे ने जीएसटी चार्ज करा होगा। तो क्या कह रहे हैं, द आउटपुट टैक्स पेबल बाय होम इन अकॉर्डेंस विद जीएसटीआर 1। एक बात बताओ, जीएसटीआर 1 क्या बताता है कहने से आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी? जीएसटीआर 1 के हिसाब से by him exceeds the output tax paid by him, यानी कि उसका ये जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है ना, ये एक्सीड हो रहा है एज पर द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ जीएसटीआर 3B। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें नहीं जानना। तुम जीएसटीआर 1 के अंदर जो दिखा रहे हो वो दिखा रहे हो बहुत ज्यादा सेल, पर फाइनल पेमेंट कौन सी रिटर्न के बेसिस पे होता है? 3B, उसमें कम दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, क्या हालात है, हमें कोई नहीं जानना, सरकार ने बोला आपको याद होना चाहिए शॉर्ट में जमाने में। यानी कि तुम अपना जीएसटीआर 1 में 100 रुपए दिखा रहे हो, 3B के अंदर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्या दिखा रहे हो? 30 रुपए, अलग आ रहा है। तो भाई आपने अगर ऐसे इंसान से खरीदा तो आपको आईटीसी नहीं मिली। मुझे बताइए कोई दिक्कत? तो आप ये कीवर्ड्स को ध्यान से लिखिएगा कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एक्सीड द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एज पर 3B। आगे समझिएगा, by any registered person who during such period as we prescribed availed ITC of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with। भाई अगर तुमने आईटीसी अवेल कर लिया, ज्यादा या कम? ज्यादा, ठीक है। तो आपको, आप एक ऐसे सप्लायर हो जिसने ज्यादा अवेल करा हुआ है,
तो आप अगर किसी को बेचोगे तो उसको जीएसटी नहीं मिलेगा। क्लियर है जी? इसके ऊपर भी बात होगी। ये जो आपको याद है मैंने आपको 88C और 88D लिखवाया था, ये वही है, नीचे आने वाले हैं। आगे सुनिएगा। ये याद करने के आप सोचो सर ये पता नहीं लग रहा, नहीं, सिर्फ आपको पेपर में आ जाएगा किन किन के, तुम्हें नहीं लगता आपको नाम पता होने चाहिए। बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग द टैक्स लायबिलिटी सच अदर क्लास ऑफ पर्सन। तो आपको ये एज इट इज लिखना होगा, पहली बात। थर्ड वाला, आप जो अपनी सेल दिखा रहे हो 1 में, वो बहुत ही ज्यादा है जो कि आप सेल दिखा रहे हो 3B। ओरिजिनल बोले तो 3B फाइनल होती है, उसके बेसिस पे होती है, तो ज्यादा। अब ये देखिएगा, हाउ जीएसटी डिपार्टमेंट इज डीलिंग विद, मैनर ऑफ डीलिंग विद द डिफरेंस इन द liability reported in GSTR 1 and 3B that reported in the, और कौन सा रूल है बच्चे, 88। ध्यान से देखिएगा, जो बोलूंगा उसको रीड करना है। कि पूरा आपको ढंग से एक बार समझना होगा, एक बार लिख देखिएगा एक बार। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी एक्सीड होती है एज पर जो 1K 3B से विद स्पेसिफाइड लिमिट, तो सरकार क्या करेगी, वुड बी इंटिमेटेड। सबसे पहले क्या होगा, इंटीमेशन आएगा। तो मैं लिख देता हूं शॉर्ट उसमें, यू वुड बी इंटीमेटेड। और उस इंटीमेशन में क्या लिखा होगा, या तो पे कर दो, और मैंने आपको वहां पे लिखवाया था, अगर आपने ना पे करा ना रिप्लाई करा, GSTR 1 रोक दूंगा मैं आपकी। लो जी। अरे तू आ गया तो TDS की छुट्टी देने का मन कर रहा था। हाँ, नहीं नहीं, अब आ गया तो करा देंगे। हाँ, ठीक है। तो अभी तो कितने बजे थी वैसे तुम्हारी, 2:30 बजे है ना? पर अभी तो ये चलेगा, अभी 20-25 मिनट तो चलेगा ही। मुझे बताइए, आपको यहां तक क्लियर है? ये देखो यही तो लिखा हुआ। जो इंटीमेशन नीचे लिखा हुआ है उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाते हैं, उसके रजिस्टर्ड ईमेल पे जाते हैं, और वो ये लिख रहे हैं जब तक वो डिपॉजिट नहीं करेगा तब तक उसका GSTR 1 और IFF रोक दिया जाएगा। आपको कनेक्ट हो होगा 88C में हमने यही लिखा था कि इन केसेस में हो। क्लियर है बच्चे? तो अब ये जो अंदर लिखा है ना, दोबारा से वही बातें लिखी हुई, बस आप इतना समझ लीजिएगा कितने दिन में है, बस वो लिख देते ऊपर, विद इन 7 days। ठीक है बच्चे? और ये सारी बातें दोबारा वही रिपीट हो रही है कि वो एक्सीड हो रहा है, ये है, आप रीड कर सकते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं अगले पर आ रहा हूं, रूल 88D। 88D क्या कहता है?
एक्सेस अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, कि हमने ज्यादा अवेल कर लिया, मतलब बुक कर लिया है इन 3B vis इन कंपैरिजन टू रिपोर्टेड इन 2B। कह रहा है 100 रुपए, 3B में आप 250 लेके बैठे हुए हो, ज्यादा लेके बैठ गए अबव अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड। तो क्या होगा, यही होगा, आपको एक इंटीमेशन आएगी, आपको या तो पे करना होगा या रिप्लाई करना होगा। पे करोगे तो विद इंटरेस्ट पे करना। ठीक है जी, सेम बात है भाई 88D की। ठीक है, बस मैं इसका एक छोटा सा ये बना देता हूं। आईटीसी एज पर जीएसटीआर 3B exceeds the ITC as per GSTR 2B by prescribed limits। और अगर ऐसा है तो क्या आएगी बच्चे, इंटीमेशन आएगी। और इंटीमेशन में या तो तुम पे कर दो या तो तुम, और अगर पे और रिप्लाई नहीं करा तो आपको GSTR 1 और IFF भरना बंद कर दें। क्या आपको समझ आ गया बच्चे? सेम ही बातें लिखी हुई हैं, रीड कर लेंगे आप उसको। ऑल क्लियर टिल हेयर? सेम बात है, ये देखो यहाँ पे भी लिखी है, पे एन अमाउंट इक्वल टू आईटीसी अवेल्ड along with इंटरेस्ट, या फिर एक्सप्लेन द रीजन। कितने दिनों के अंदर? 7 days। वेरी 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 गुड। 38 आपका खत्म होने वाले। 2A और 2B का मैंने आपको फर्क बताया था। अब जरा बड़े ही प्यार से 2A पढ़ लीजिए जरा। जैसे 2A होती है वैसे बेटे कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए कौन सी रिटर्न हो जाती है? आप और ठीक है, मैं कॉम्पोजिशन वाला हूँ, हालांकि मुझे आईटीसी तो लेना ही नहीं है, फिर भी जनरेट हो रही। आप नॉर्मल वालों ने कॉम्पोजिशन, आपने मुझे बेचा, ठीक है। तो हालांकि आपको तो, आप भी यही बोलोगे भाई जब तेरे को आईटीसी नहीं चाहिए तो मैं क्यों इनवॉइस फाइल दूं, ठीक है, बट स्टिल 4A जनरेट हो रही अभी सरकार करो, कोई फायदा नहीं है इसका। मैं कॉम्पोजिशन में 4A का क्या करूं? ठीक है, आपको ये वाली लाइन ध्यान रखनी थी बस। इट इज अ सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली, आप उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। इट इज अपडेटेड ऑन रियल टाइम बेसिस, और आपको ये समझ आ रहा है तो सफिशिएंट है। आप क्लियर है साहब? 2B ऑटो जनरेटेड containing detail of made available for every month। स्टैटिक है ये, अवेलेबल ओनली वंस इन अ मंथ। और ये जो सारा ये जो वो दिया हुआ है ना, ये लॉजिक, ये वो ड्यू डेट का लॉजिक है। ठीक है, आपको इसको रीड करके समझ आ जाए तो सही है, नहीं है तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं, जो मैंने टेबल बनाया था नोट में। ठीक है बच्चे, जैसे ये पढ़ लो एक बार एग्जाम्पल नंबर 8। ये जो सप्लायर क्यूआरएमपी में है, तो इसने कब भरा बच्चे? 13 अगस्त को, फॉर इनवॉइस डेटेड 15 जुलाई ऑन 13 अगस्त। तो वो ये कह रहे हैं आईएफएफ भरा होगा ना इसने, तो आपके हिसाब से ये कब रिफ्लेक्ट होगा दूसरे सामने वाले के? 14 अगस्त को ही होगा ना।
समझ आ रहा है ना क्या झमेला चल रहा है। ये दोबारा से वही डेट से, टू बी की डेट दे रखी है। जुलाई वाले की कब जनरेट होती है? क्योंकि जुलाई वाले की, क्या मैं कह सकता हूं 13 तारीख को आईएफएफ जाएगा, 13 अगस्त को, 14 अगस्त का आईएफएफ कब जाएगा? तो 14 सितंबर को जनरेट हो जाएगी। और ये क्या है, 13 अक्टूबर, तो 14 अक्टूबर। क्लियर है ना, नेक्स्ट डे। और इसी तरीके से अगर वो मंथली वाला बंदा होता तो वो 11 को जमा करता तो 12 को जनरेट होती, 11 को करता तो 12 को। और इसी के साथ आपका सेक्शन 38 कंप्लीट। वेरी 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 गुड। क्या रिटर्न चैप्टर खत्म होने वाला है? 39 रह गया, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर करके एक है। उसके बाद बच्चे, हाँ जी, 15 मिनट। मैं टीडीएस की छुट्टी दे देता, सुरेश जी आ गए। अगर और कोई नहीं आया तो नहीं लेने का मन। कोई नहीं आ रहा, साक्षी और वो, पर अब आप आ गए तो आपको बुरा लगेगा ना। वो ऐसे बोल बोल रहा है वो, पर मन, वो मन में तो होता ही है, वो बोल नहीं पा रहा कि सर क्लास को लो सर। वो रेडी होकर आया पूरा एकदम कि क्लास लेगा, तो वो चीज है। पूरे कपड़े पहन कर डेली, हाँ बताओ, डेली नहीं ऐसे पहन कर आता पूरे कपड़े? पलक जी टीडीएस पढ़ना है तो फिर बोलो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, पढ़ा दूंगा टीडीएस में। पलक जी से बुलवाना। ऐसे बोल बोल के थक जाता हूँ ना, आप तो बैठे हो आराम से, पीछे एसी चल रहा है, हवा आ रही है, बैठे हो स्क्रीन में देख रहे हो, मूड में ऐसे धीरे धीरे ऐसे कर रहे हो। बोलने का काम ज्यादा होता है बच्चे। आइए सेक्शन 39। निशा जी सेक्शन 39 क्या होता है बताइए? 39 बताइए, 39 में जो जो अभी तक कराया, क्या क्या बताया मैंने? वेरी गुड, अलर्ट है आप। 38 बता दो, कौन सी दो रिटर्न जाती है 38? एसटीआर 1, 2A और बी। चलिए, नहीं नहीं स्टार्ट कर। 39 जो है ना भाई, इधर बढ़िया लिखा हुआ है, सीक्वेंस से बोलता जाऊंगा तुम्हारी बात बन जाएगी। सबसे पहले इंसान जीएसटीआर 1 भरता है, जीएसटीआर 2 भी इनवर्ट सप्लाई की, 3 भी किसकी होती है, आउटवर्ड, और इनवर्ट और पेमेंट भी यही होती है। ठीक है जी। पर हमने स्टार्टिंग से रिटर्न को ऐसे पढ़ा था, एक होता है बंदा नॉर्मल वाला, एक होता है बंदा, अब जरा आप ध्यान से सुनिएगा। और एक और बात दिमाग में आई अभी, नहीं पहले मैं बोल देता हूँ, घर जाके लिखना तो 1 घंटा लग जाएगा, देख लो आपको लगाना 1 घंटा तो लिख लो। नहीं लिख लो आप, लिख लो आप। हाँ, 1.5 घंटा भी लग सकता है फिर। कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे। तो अब मैं बोल सकता हूँ आम आदमी पार्टी जिंदाबाद बोल सकता हूँ? नहीं तो लिख लेंगे। निशा जी ऐसे बोलने से कुछ होगा थोड़ा ना पलक जी? आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। हैं? अच्छा हाँ, वही तो अशरफ अली, हैंडपंप निकाल लूंगा बेटे। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली समझिए, पहले नॉर्मल सोचिए, जो बड़ा दुकानदार है, क्या मैं कह सकता हूं मंथली रिटर्न भरेगा? इसका मतलब वो जीएसटीआर 1 मंथली भरेगा। मैं अभी डेट्स लिख रहा हूं आपको ना, सब समराइज होके आएगा 39 में।
तो GSTR 1 कौन सी डेट को भरेगा? मंथली वाला 11। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 11th ऑफ ईच मंथ, 11th लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इस बंदे का GSTR 2B कब आ जाता है? 12 को। तो वो तो ऑटो पॉपुलेटेड है, वहां नहीं लिखा हुआ। और ये 3B कब भरेगा बेटे? एग्जैक्टली 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या आपको यहां तक क्लियर है? ये बंदा पेमेंट कब करता है? ना, 20th ऑफ, यानी कि योर पेमेंट डेट्स एंड योर 3B डेट्स आर अलाइंड। जिस दिन आप 3B भरते हैं उसी दिन आप पेमेंट करते हैं, तो वो अलाइंड है। और इतना बता दूं आपको, अगर तुम पेमेंट नहीं कर रहे होगे तो रिटर्न सबमिशन नहीं लेती। पहले आपको यहां तक क्लियर है? अब आप बात सुनिए QRMP की। पहली बात जो यहां नहीं लिखी, कहीं ना कहीं लिखी होगी, QRMP वाला रिटर्न की बात कर लूंगा। QRMP की फुल फॉर्म क्या होती? मंथली पेमेंट। तो पहली बात तो मंथली पेमेंट होती कब है? इसकी पेमेंट तो तुम्हें समझ आ गई, QRMP वाले की ना बच्चे। 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। यानी कि अगर आप नॉर्मल वाले हो तो 20 तारीख ऑफ एवरी मंथ, और अगर आप QRMP के हो तो 25th ऑफ एवरी मंथ। पहली बात, आई एम नॉट इन रिटर्न, पेमेंट भी तो समझ आनी चाहिए आपको। अब आता हूं इसकी रिटर्न पे। तो पहले ये कौन सी रिटर्न भरता है? और इसकी तारीख क्या थी? एग्जैक्टली 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। भाई का 2B कब बन के आ जाएगा? 14 तारीख। और ये जो 3B भरेगा ना बेटे, ना 22 को या 24 ऑफ, ये इसकी QRMP वाले की पेमेंट और QRMP वाले की रिटर्न अलाइन नहीं, नहीं अलाइन। और सर कौन 22 को भरेगा? 22 ऑफ द क्वार्टर। और कौन ये भरेगा? तो ये स्टेट पे डिपेंड करता है, ये हमारा मैटर नहीं है। हालांकि मैं आपको एक टेबल दिखा दूंगा, उसमें स्टेटों के नाम लिखे हैं, अब याद करना हो कर लेना। दिल्ली का वैसे 22 तारीख, लेकिन वो पेपर में नहीं आ सकता क्योंकि हर स्टेट में अलग किसी को याद करने कंप्लायंस नहीं। पर आप एक बार दोबारा से मैं बोलता हूं, IFF की डेट भी लिख लीजिए, कब कब भरते हो IFF एग्जैक्ट। तो आप देखेंगे मैंने आपको कहीं ना कहीं इस जगह के अंदर ही सारी रिटर्न डेट्स, रिटर्न फॉर्म, पेमेंट्स और उनकी ड्यू डेट्स, जो भी आपने अभी तक करा। जहां दिखता रहेगा वो अभी है, पर मैं जो आपको बातें बोल दूं, क्या अगर नील रिटर्न होगी, भरनी होगी? हाँ जी, सेम बात है जो GSTR में लिखा था, रजिस्टर्ड मोबाइल से भेजिए, OTP आएगा, नील रिटर्न हो जाए। रेक्टिफाई कर सकते हैं 3B को? हाँ जी कर सकते हैं। कैसे? वो डेट क्या होती थी? 30 नवंबर, या डेट ऑफ फाइलिंग दी एनुअल रिटर्न, सेम वही बात। क्या अगर मैंने भरी नहीं तो मैं कब तक भर सकता हूं? GSTR में क्या लिखा था? 3 साल, इससे भी यही लिखा हुआ 3 साल। यानी कि वो आपको कहीं भी दिखेगा 39 के अंदर, तो वो सारी बात है ये। ठीक है बच्चे, ये देखिए जो जो दिखता जा रहा है, नील GSTR 3B, एक बार पढ़ लो इसको। क्या सेम ही बात नहीं है ये? और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको 3B क्या होती है मालूम है आपको? एक समरी आ रही होगी। अल्टीमेटली अगर मेरे 3B में मिस्टेक है, इसका मतलब मैंने इनवॉइसिंग सही नहीं करी होगी, तो 1 में मिस्टेक होगी होगी। अब समझ रहे हो? 3B में थोड़ा सा मैं कोई डेटा डाल रहा हूं, 3B के अंदर से इंग्रेडिएंट क्या है? मैंने GSTR 1 भरी, वो सारी की सारी 3B में आई। तो अगर कोई इनवॉइस रह गया तो वो 1 के अंदर ही मेरे को ठीक करना होता है, तो 3B अपने आप ठीक हो जाता। ऐसी ITC भी अगर 2B का बाद में मिलना हो तो बाद में मिल जाएगा।
तो अब समझिए 3B में आप खुद थोड़ा ना इनपुट दे रहे हो, 3B तो अपने आप 1 का डेटा ले रहा होता है और 2B का डेटा ले रहा, बट ऑब्वियसली प्रोविजंस कि आप रेक्टिफाई करना चाहे तो इस तरीके से हो। सुरेश जी क्या कर रहे हैं बताओ, हर्षिता जी और वो ज्वाइन करा बच्चों ने ऐसे। है जी, ऑफलाइन कोई नहीं आ रहा। हर्षिता जी अभी अगर क्लास होगी ना तो मैसेज डालूंगा अभी। ए भैया, एक बार जरा ये पढ़िएगा, मैं आपको ना टेबल वो मार्क करके दे रहा हूं, अब आपकी बस कंपाइलेशन ही तो चल रही है। पेमेंट डेट्स आर लिंक्ड विद रिटर्न डेट्स, दैट इज जनरली 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। लेकिन एक्सेप्शन क्या है बच्चे, QRMP अब आपको अभी पता लगा। कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को अभी तक हमने करी नहीं रिटर्न, GSTR 4 होती है और वो अपनी रिटर्न आप एनुअली एक ही बार भरते हैं, लेकिन वो एक चालान कम स्टेट, मतलब पेमेंट वो क्वार्टरली करते हैं। मैं आपको कॉम्पोजिशन स्कीम वालों का बताता हूँ, उन लोग की जो पेमेंट होती है वो क्वार्टरली होती है। ठीक है, कौन सी तारीख को, 18th फ्रॉम द एंड ऑफ दैट क्वार्टर। ठीक है जी, तो पेमेंट करते हैं वो 18 तारीख को हर क्वार्टर में, पर रिटर्न भरते हैं साल में एक। तो यही तो बात हो गई ना, पेमेंट डेट्स आर लिंक्ड विद रिटर्न डेट, बट एक्सेप्शन क्या हो गई, QRMP, कैजुअल और NRTP। क्यों, एडवांस में पेमेंट करते थे, सप्लाई करने से पहले इनको पेमेंट कर दी। ऐसे पेपर में आ जाएगा कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज लिंक्ड, व्हाट आर द एक्सेप्शंस। तो आपको समझ आना चाहिए QRMP, कॉम्पोजिशन, कैजुअल। क्लियर है, बन जाएगा ना ये। बस अब हमारा पेमेंट की बात रह गई। अच्छा, ये भी एक छोटी सी चीज, मेरे बोलने लायक ऐसे बहुत थोड़ी बहुत चीजें बची हुई हैं, ये पढ़िएगा। GSTR 3 भी किसको भरनी है बच्चे, लेकिन किस किस को नहीं भरनी, IHD, कॉम्पोजिशन, TDS, TCS। आई मीन यहाँ पे कैजुअल टेक्सुअल पर्सन भी लिखा होना चाहिए था। पर वो तो इंक्लूड की लिस्ट में है ना। नहीं, वो GSTR 1 के लिए था, समझ रहे हो, एंड OIDR। और 3B के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, RCM, व्हाट इज द एलिजिबल पेमेंट। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं, फाइलिंग इज पॉसिबल ओनली GSTR 1 एंड 3B ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड इज फाइल्ड। देखो ऐसा इसको ना हल्के में मत लेना। ठीक है, जो लाइंस लिखी हुई है ना बड़ी वो है, क्रिटिकल है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि क्या मैं कह सकता हूं इन चीजों का समरी होता है, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई, फिर RCM पे आपको क्या पे करना है, व्हाट इज द एलिजिबल ITC, और पेमेंट कैसे कर रहे हैं, ये सारा 3B का पार्ट होता है। उसका तो क्या कह रहे हैं कि आप 3B तभी भर पाओगे अगर पिछली बार का 1 और 3B नहीं भरा हुआ, तो इस बार का 3B कैसे भर लोगे। क्लियर है बच्चे, ओके। लास्ट पॉइंट ऑफ सेक्शन 39, ये वाला पेज, और फिर हमारा गुड्स एंड सर्विस प्रैक्टिशनर रह जाएगा। पेमेंट अंडर QRM,
और वो भी सिर्फ क्यूआरएमपी का ही रहता। एक बात बताइए, क्यूआरएमपी बड़ा दुकानदार है छोटा दुकानदार? तो उसको हमने कंप्लायंसेस से बचाना था, पर उसको पेमेंट करनी है मंथली। तो कहेगा आपने मुझे क्या कंप्लायंस से बताया बचाया? अल्टीमेटली तो आप मुझे यही तो कह रहे हो कि तूने सेल क्या करी वो बता, तेरा आईटीसी क्या वो बता, फिर पेमेंट कर। वो कह रहा मैं क्या बच गया इसमें कंप्लायंस से? क्यूआरएमपी का यही था ना तुम्हारे ऊपर कंप्लायंस का क्वार्टरली रिटर्न। वो कह रहे पर आप पेमेंट तो मंथली मांगते हो, और मंथली मांगोगे तो मेरे पास तो एक्चुअल डेटा होना चाहिए, और एक्चुअल डेटा के लिए मेरे को तो स्टाफ लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग से। यानी कि अगर चाहे मैं क्यूआरएमपी में हूं तो मेरे को पेमेंट कब करनी है बच्चे वैसे क्यूआरएमपी वाले को? 25th को। तो अगर जैसे लेट सपोज अभी जो मंथ है फेब्रवरी का, तो मुझे तो एक्चुअल डेटा चाहिए होगा ना कि व्हाट इज माय आउटवर्ड सप्लाई, व्हाट इज माय इनवर्ड सप्लाई। तभी तो मैं बताऊंगा कि मुझे पे क्या करना है। उसने कहा क्या बचा लिया आपने मेरे को इसमें? हाँ जी, एग्जैक्टली exactly। तो सरकार ने पेमेंट में बोला कि भाई तू लोड मत ले, तेरे को एक अमाउंट बताएंगे, तू फिक्स सम मेथड लगा ले, एक अमाउंट बताएंगे वो पे कर दे भाई। पर ऐसे क्यूआरएमपी वाले भी दे कह रहे नहीं नहीं हम तो कर लेंगे, तो आप सेल्फ असेसमेंट ले लो। आप सारे क्यूआरएमपी वाले हो, आप में से जो कंप्लायंसेस कम करना चाहता है वो इधर आ जाओ फिक्स सम में, जो कह रहे हैं नहीं सर हमारा सही चल जाएगा तो सेल्फ असेसमेंट ले लो। कैन अवेल एनी ऑफ द ऑप्शन फॉर एनी ऑफ द, वाई 2 मंथ्स? क्योंकि देखो भाई तीसरा मंथ तो उसके बाद तो क्वार्टर आ ही जाएगा, तब तो एक्चुअल करोगे ही ना। दिक्कत तो स्टार्टिंग के पहले 2 मंथ में है ना। हाँ एग्जैक्टली exactly। जिन महीनों में आप आईएफएफ भरते हो उसी में तो आपको मैं रिलैक्सेशन दे सकता हूँ ना कि एक्चुअल बेसिस पे मत करो। तो वो क्या कह रहे हैं, फिक्स सम ही है इसके अंदर मेजरली, ऑटो जनरेटेड प्री फिल्ड चालान दे देंगे, चालान एडिट नहीं होगा, जो चालान में अमाउंट आ रहा है चुपचाप पे कर देना। और सेल्फ असेसमेंट में भाई अब तेरे को अगर इतना एक्चुअल पे जाना है तो भाई तेरा टू बी भी निकाल लियो, तेरी आउटवर्ड सप्लाई भी तेरे पास होगी आईएफएफ के बेसिस पे कर दे भाई। कौन से चालान नंबर पे? जीएसटी पीएमटी 06। सारा का सारा बातें जो हमारी है वो किस पर है बच्चे? फिक्स। अब आप सुनिएगा ध्यान से। एक इंसान है, ये अप्रैल मई जून 3 महीने, और वो कौन सी स्कीम में है? क्यूआर। और फिर आगे का महीना क्या है? जुलाई अगस्त। इसमें वो ना नॉर्मल स्कीम पर आ गया। ठीक है जी, इसमें आ गया है वो नॉर्मल स्कीम। नहीं नॉर्मल स्कीम पे नहीं है, इधर भी क्यूआर एमपी। एक सेकंड, क्योंकि नॉर्मल स्कीम पर मैंने गलत बोल दिया था वो गलती से। भाई नॉर्मल पे आगे तो ऑप्शन थोड़ा ना होती है, फिर तो एक्चुअल पे करो। ठीक है, क्यूआर एमपी का समझिएगा। मैंने अप्रैल में जून में क्यूआरएमपी में था, पर सर ये बताओ इसमें कैसे पे करा होगा, एक बार के लिए वो छोड़िए ना आप मुझे ये बताइए अगला क्वार्टर कौन सा है? जुलाई अगस्त सितंबर। और मैं आपको कह रहा हूं जुलाई अगस्त सितंबर का मतलब है बच्चे, जुलाई अगस्त सितंबर का मतलब है, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ मैंने आईएफएफ लिया होगा, और मैं सरकार को यही बोल रहा हूँ भाई मेरे बस की नहीं, मुझे कुछ एक्चुअल अमाउंट बता दो। तो उसने कहा तू बात सुन, तूने ये जो पिछले क्वार्टर में जो भी पेमेंट करी है, कौन से लेजर से? ठीक है, कैश लेजर से। पूरे क्वार्टर की बात कर रहा हूं, पूरा क्वार्टर, यानी कि अप्रैल मई जून, ये तीनों का मिला के सीजीएसटी कितना दिया है? एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो जुलाई में तो इसका 35% पे कर दे। 35 का मतलब मोटा मोटी 1/3, क्योंकि जब तुम 3 महीने में इतना पे कर रहे हो तो तुम एक महीने में, मैं 1/3 नहीं कर सकता, सरकार ने 35%।
किस चीज का? कैश। कैश का बच्चा। एक बार फिर से बोलता हूं, मैं कौन से मंथ के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं? जुलाई का। तो मुझे पुराना वाला डेटा, अब हो सकता है पुराना वाला डेटा में मैं क्यूआरएमपी में हूं या मंथली में हूं, क्या पता। ठीक है, तो अभी पहला केस जो बना है वो क्या है कि मैं क्यूआरएमपी। तो पिछले 3 महीनों का एक्चुअल डेटा तो आ चुका होगा, तो मैंने कैश में कितना पे करा होगा? सीजीएसटी कितना? 100। तो मैं जुलाई के अंदर सीजीएसटी कितना पे कर दूंगा? 34। एचजीएसटी कितना पे कर दूंगा? और आईजीएसटी जो भी मल्टीप्लाइड बाय 35। सर अगर आपने कैश लेजर में कुछ भी नहीं करा होता तो मुझे कुछ भी पे नहीं करना था। जुलाई का क्लियर है? तो ये ऑटो फिल्ड आ जाएगा ना, इसे मैंने कुछ नहीं करना। अब आप मुझे दूसरी बात बताइए, अगस्त का क्या होगा बच्चा? सेम जी सेम। पहले 2 महीनों के लिए तो हो रहा है। अगस्त में भी 35, 35 और ये जो भी आ रहा है 600 का 35। तो सरकार ने आपकी जिंदगी आसान कर दी। सरकार ने बोला तू टेंशन क्यों ले रहा है, तेरे पे कितना आईटीसी, क्या तूने बेचा, पुराना क्वार्टर तो फ्रीज हो गया ना तेरा, उसके बेस पे 35 35 दे देना। पहले बताइए, यहां तक समझ आई? पिछला वाला क्वार्टर 4। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं जुलाई अगस्त सितंबर में क्यूआरएमपी में हूं, पर पिछले महीने मेरे नॉर्मल स्कीम में हूं? हो सकता है ना। तो जुलाई का कैसे निकलेगा? पिछला टैक्स पीरियड क्या हुआ? जून। यहाँ पे टैक्स पीरियड क्या था? 3 महीने। बस 5-10 मिनट में कर। ठीक है, यहाँ पे टैक्स पीरियड जून है, यहाँ पर टैक्स पीरियड क्या था? 3 महीने। अब वो कह रहे हैं जून में तुमने कितना कैश पे करा? मान लो सीजीएसटी का 100 रुपए, तो 100 रुपए जमा करना। यार ऊपर तो 3 महीने का डेटा था ना, तो मुझे 1 मंथ के लिए निकालना था। भाई जून में तूने जितना कैश जमा करा जुलाई में भी कर भाई, 100%। जून में सीजीएसटी जो भी पे करा यहाँ भी पे कर, जून में एसजीएसटी यहाँ भी पे कर, अगस्त में सेम। आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे 35 क्यों हुआ है और यहाँ पर 100 क्यों हुआ है। 35 इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे 3 महीने का डेटा की पेमेंट थी, और यहाँ पे 1 मंथ की है, तो यहाँ तो मैं 100% ही करूँ। कहिए, क्लियर है बच्चे? 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटीज पेड इन कैश इन द प्रीसीडिंग। कोई दिक्कत? जब आप तीसरे क्वार्टर में जाओगे, बस खत्म कर रहा हूं बच्चे, तो ऐसा है, आपने मान लो अप्रैल में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की पे करी, मई में कितनी पे करी, और जून में तो कह सकता हूं एक्चुअल बेसिस पर हो जाएगी। पर आपको पता है आपका बनता कितना था? ये कब पता लगा? जब पूरा क्वार्टर क्लोज हुआ, जब आईटीसी समझ आया। तो मेरा अप्रैल महीने का बनता कितना था, मई का कितना बनता था, और जून का। सर ये पहले क्यों नहीं पता लगा? अरे बेटे, मैं उस टाइम पे पूरी एग्जैक्ट अपना नहीं देखना चाह रहा था, सरकार मुझे मदद कर रही थी, यही तो कहानी थी पूरी। अब सवाल ये है कि आपका पहले महीने का शॉर्टेज कितना है, क्या उस पर कोई इंटरेस्ट लगे? क्योंकि सरकार ने खुद बना के दी थी आपको वो चालान कि तुम इतना पे कर देना, मैंने थोड़ा ना करा कुछ। सरकार ने बोला पिछले महीने में जो था, भाई पिछले ले रहे हो पर इस महीने के हिसाब से 200 बन रहा था, तो सरकार कह रही कोई बात, तू 35 ही जमा कर। मैंने कहा जो शॉर्टेज है ब्याज तो नहीं लोगे? नहीं लेंगे तो सर। अगले महीने क्या था, 35 सरकार ने बना के दिया था, नहीं लेंगे।
बस सरकार ये कह रही है कि बेटे अब जब तू फाइनल पेमेंट करेगा ना तो ड्यू डेट पे जमा कर दियो। एक बात बताइए, इसकी ड्यू डेट कब आएगी? 25 तारीख। लॉजिकली क्या तुम्हें 270 प्लस 165 प्लस 165, if the outstanding amount has been paid along with GSTR 3B, हालांकि ना बुक के अंदर बहुत क्लैरिटी से नहीं लिखा हुआ है, ये लॉजिकली along with GSTR 3B की जगह मैं भी इसको घुमा के लिखना चाहूंगा। मुझे पेमेंट 3B के साथ करनी है या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्यूआरएमपी वालों का? व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट? एग्जैक्टली, तो 25 से पहले क्यों बोल रहे हो मुझे पेमेंट का? ठीक है। पर अगर मैं आपको बोलूं ये लाइन क्लैरिटी से नहीं लिखी हुई कि ये एक्चुअली में 3B मीन करते हैं या पेमेंट करते हैं, लॉजिकली तो पेमेंट डेट होनी चाहिए। ठीक है, पर मैं इसको पंगा नहीं ले रहा, बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो भी शॉर्टेज थी +165 +270, अगर आप ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर देंगे विथ 3B तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुमने महीना लेट कर दिया तो भैया इस डेट को जमा करना था, 1 महीना है तो सेक्शन 50 का ब्याज लो। और ब्याज के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बुक में देखोगे आपको इतने से ही समझ आ जाएगा थ्योरेटिकली। मुझे बताइए कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो सर जी आपका ये पेमेंट वाला भी सारा का सारा डन। बस एक चीज बोलूंगा, सेल्फ असेसमेंट वाले में भाई आप अपनी IFF के थ्रू निकालिए, अपना 2B निकालिए, जो एक्चुअल बनता है वो एक्चुअल बना दीजिए। वैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर बच रहा है, बट मेरे हिसाब से उसको 15 मिनट ऐसी ऑनलाइन लेके खत्म कर। ठीक है बच्चे, ऑल क्लियर टिल हेयर? वेरी 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 गुड। सुरेश जी को क्लियर है? ठीक है, तो आपका रिटर्न का चैप्टर हो गया। ठीक है जी, चलिए इतना रखते हैं और मिलेंगे अब हम लोग 5th को या 6th को। टिल देन हैप्पी होली टू एवरीवन, एंजॉय एंड प्ले सेफ, डोंट ड्रिंक एनी अदर क्लास थिंग। टीडीएस की क्लास नहीं लोगे? हाँ जी। टीडीएस की क्लास लोगे? TDS की क्लास? नहीं, आप फेस टू फेस आती तो होती ना, ऐसे थोड़ा ना घर में बैठ के TDS की क्लास है। अरे तो ट्यूशन सर नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगी? तो दूसरे सर नहीं आएंगे तो मैं नहीं पढ़ाता क्या इधर? सर तो एक क्लास के लिए आऊं मैं इतनी दूर से? मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है कोई? सर इतनी दूर से आऊंगी मैं? मैं भी दूर से आप आता हूँ मुझे ना, रोज सोनीपत से आता हूँ आ डेली। जाओ। चलिए, नहीं अभी नहीं है, आज नहीं है, ऑनलाइन ले लूंगा। ठीक है, चलिए। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।